हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है परीक्षा वाणी की ये सीरीज शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें परीक्षा वाणी से संबंधित दो जो है हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं। एक में होगा कि जो भी परीक्षा वाणी के प्रत्येक अध्याय के अंतिम में जो है जो भी एमसीक्यू रहते हैं, उन एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। और दूसरा एक जो परीक्षा वाणी में परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो नोट किए रहते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ामों में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी बहुत सारे ऐसे अन्य एग्ज़ाम हैं जिसमें डायरेक्ट जो है वन लाइनर क्वेश्चन जो है आ जाता है, जो हमें रिवीजन करना होता है, फिर कुछ चीज़ें रटनी होती हैं। तो इसको वीडियो बनने से होगा कि हम इसको आराम से लगा कर कहीं पर भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वन लाइनर जो नोट दिए रहते हैं, प्रत्येक अध्याय को हम एक एक अध्याय को जो है एक एक वीडियो, दो दो वीडियो जितने भी हो पाएगा हम लोग देखते चलेंगे। तो आज हम लोग ये दूसरा अध्याय देख रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, और इसमें जो भी ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, उपग्रह से संबंधित जो भी बन सकते हैं वो सब दिए गए हैं, इनको हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, आइए। इसमें पूछा गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी। ठीक है, इसका जो आंसर है 15 अरब वर्ष पूर्व। बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज लेमेंटर। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एडविन हब्बल। जिसमें हब्बल ने जो है एक हब्बल स्थिरांक के जो है एक मानक बनाया, और इसके आधार पर इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है वह फैल रहा है, अपनी उत्पत्ति काल से ही जो है फैल रहा है। ठीक है, तो एडविन हब्बल जो है बताया कि जो ब्रह्मांड है वह फैल रहा है। समय, स्थान तथा पदार्थ की उत्पत्ति कब हुई? बिग बैंग के बाद। माना जाता है कि जो समय, स्थान, पदार्थ की उत्पत्ति हुआ बिग बैंग के बाद हुआ। ठीक है, सौरमंडल का निर्माण कब हुआ? तो आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व जो है, जिस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, ब्रह्मांड की कब हुई? 15 अरब वर्ष पूर्व। हमारे सौरमंडल का निर्माण कब हुआ? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्फीति सिद्धांत के प्रतिपादक थे एलन गुथ। एलन गुथ ने 1980 में जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में स्फीति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। यह भी जो है जॉर्ज लेमेंटर के जो प्रतिपादक सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत की, उसी से मिलता जुलता है। बस इनके जो है इस दोनों सिद्धांतों में अंतर देखने को मिलता है कि इन्होंने बताया है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, तो इन्होंने बताया कि बाद में जो है एक ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा, जबकि स्फीति सिद्धांत के अनुसार बताते हैं कि यह फैल रहा है, एक सीमा के बाद फैलने की एक सीमा है, उसके बाद यह पुनः जो है केंद्र की तरफ संकुचन इसका होगा। ठीक, तो आइए हम लोग आगे देखते हुए चलते। इंफ्रारेड विकिरण की खोजकर्ता कौन है? तो विलियम हर्शल को जो है इंफ्रारेड विकिरण की खोजकर्ता माना गया है। ठीक है, और अल्ट्रावायलेट विकिरण की खोज की थी, तो अल्ट्रावायलेट कौन खोज की थी? जॉन रिटर ने। खगोलीय दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। देखिए, जो खगोलीय दूरी मापन की इकाई है उसमें प्रकाश वर्ष है ना, पारसेक है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो इकाई है खगोलीय दूरी मापन की वह पारसेक है। ठीक है, पूछा जाता है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक किसका बुक है? तो यह है स्टीफन हॉकिंग का। ठीक है, जिसमें इन्होंने बिग बैंग को जो है बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो है विचार दिया है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है कौन सा है? हाइड्रोजन है और हीलियम है। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में कौन से गैसें सबसे अधिक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसी प्रकार ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है, ब्रह्मांड अंततः ब्लैक होल में समाहित होकर विनष्ट हो जाएगा, ये किसने कहा? एडविन हब्बल ने बताया। एडविन हब्बल ने बताया कि जो ब्रह्मांड है वह विस्तृत जो है उसका आकार है वह फैल रहा है, और वह जो है एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं, और दूरी के साथ साथ उनकी जो है वेग में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। और एडविन हब्बल ने यह जो है डॉपलर प्रभाव के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड किस तरह फैल रहा है। इसमें इन्होंने रेडशिफ्ट जो है कंसेप्ट के माध्यम से बताया कि जो ब्रह्मांड है फैल रहा है। ठीक है,
और अगला जो प्रश्न है, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कोपरनिकस हैं, ठीक है। और हब्बल स्थिरांक किसके मापन से संबंधित है? तो वह हब्बल स्थिरांक इसके ब्रह्मांड के प्रसार से है, जिसे जो है एडवर्ड हब्बल महोदय ने दिया था, ठीक है। तो आइए हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न, एंटी मैटर के अणु की संरचना कैसी होती है? एंटी मैटर में निगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस होता है, वह पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन इसके आसपास चक्कर लगाते हैं। कुल मिलाकर एक इलेक्ट्रॉन वाला एंटीमीटर हाइड्रोजन अणु का मिरर इमेज होता है, ठीक है। एंटीमीटर के अणु की संरचना कैसी होती है? तो उसमें बताया गया है कि जो एंटीमीटर क्या है, वो निगेटिव चार्ज वाला एक न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन इसके आसपास चक्कर लगाते हैं। कुल मिलाकर एक इलेक्ट्रॉन वाला एंटीमीटर हाइड्रोजन अणु का मिरर इमेज होता है, ठीक है। मैटर तथा एंटीमीटर की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग की वजह से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, इस दौरान बराबर मात्रा में मैटर और एंटीमैटर बने, ठीक है। तो मैटर तथा एंटीमैटर की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो माना जाता है कि जब बिग बैंग की वजह से जब ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, उसी समय जो है मैटर और एंटीमैटर की जो है उत्पत्ति हुई, ठीक है। अगला है कि ब्रह्मांड के बृहद बनावट का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का जो है गणितीय स्वरूप कैसे समझा जा सकता है? वह सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है उसके द्वारा हम ब्रह्मांड के गणितीय स्वरूप को समझ सकते हैं, ठीक है। सापेक्षिकता का सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण को क्या माना जाता है? इसमें दिक्काल की वक्रता, ठीक है। सापेक्षिकता के सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण क्या माना जाता है? दिक्काल की वक्रता, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, खगोल भौतिक विदों ने समय विस्तरण की पुष्टि प्रसिद्ध ब्रह्मांडीय घटना के माध्यम से की, वह घटना क्या है? वह घटना है कि म्यू मेसानों की क्षय प्रक्रिया समय विस्तरण के कारण ही म्यू मेसानों के लिए काफ़ी ऊंचाई से पृथ्वी तक पहुंचने वाला संभव हो पाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? तो C.D. एंडरसन जो है पॉजिट्रॉन के आविष्कारक थे, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सापेक्षिकता के अनुसार प्रकाश के वेग से गतिमान किसी अंतरिक्ष पिंड की लंबाई क्या होगी? ठीक है। सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वेग से गतिमान किसी अंतरिक्ष पिंड की लंबाई 0 होगी, ठीक है। यदि कोई अंतरिक्ष पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान है, ठीक है, कह रहा है कि यदि कोई अंतरिक्ष पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान है तो उसका जो द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान अनंत होगा, ठीक है। और यदि प्रकाश के वेग से गतिमान होगा तो उसका क्या लंबाई होगी पिंड की? तो 0 होगी, ठीक है। लंबाई 0 होगी और उसका द्रव्यमान क्या होगा? अनंत होगा, ठीक है। पदार्थ, द्रव्यमान प्लस ऊर्जा की उत्पत्ति अंतरिक्ष काल में स्पेस टाइम किसके कारण होती है? यह वक्रता के कारण होती है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान या ऊर्जा है तो वस्तु सदैव कैसे चलती है? प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान या ऊर्जा है तो वह वस्तु कैसे चलेगी? तो वह सदैव वक्रता के रेखा में चलेगी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण अस्तित्व का अंतरिक्ष काल में किसके कारण है? यह वक्रता के कारण है, ठीक है। पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का जो अस्तित्व है अंतरिक्ष काल में किसके कारण है? वो तो वक्रता के कारण है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति की दिशा को सही बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष काल में उत्पन्न होने वाली वक्रता की प्रायोगिक जांच हेतु नासा ने किस यान को अंतरिक्ष में भेजा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है ग्रेविटी प्रोब भी है, ठीक है। तो इस जो प्रश्न क्या था कि अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति की दिशा को सही बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष काल में उत्पन्न होने वाली वक्रता की प्रायोगिक जांच हेतु नासा ने किस यान को भेजा था? तो वह था ग्रेविटी प्रोब भी, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सर्वप्रथम टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो वह गैलीलियो ने किया था, ठीक है, 1610 में, ठीक है। ये प्रश्न सीधे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो गैलीलियो 1610 में। हब्बल स्थिरांक किसके मापन से संबंधित है? तो यह जो है ब्रह्मांड के प्रसार से संबंधित है, हब्बल महोदय ने दिया था। फोटॉन क्या है? फोटॉन प्रकाश ऊर्जा का क्वांटम है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
सापेक्षिकता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके जो सिद्धांत के प्रतिपादक थे अल्बर्ट आइंस्टीन थे, जो 1916 में जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमारा जो सौरमंडल किस आकाश गंगा में है? मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। ठीक है, पूछा जाता है कि जो हमारी मंदाकिनी है वह किस आकार की है? तो सर्पिलाकार है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, वे तारावत रेडियो स्रोत जो अंतरिक्ष में 4 से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित हैं क्या कहलाते हैं? वो क्वासर्स कहलाते हैं। ठीक है, किस तारे को संस्कृत भाषा में लुब्धक के नाम से नाम दिया गया है? वह है कौन सा? साइरस। ठीक है, तो साइरस जो है इसको संस्कृत भाषा में लुब्धक का नाम दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंदाकिनी आकाश गंगा की आयु कितनी है? तो वह है 12 अरब वर्ष। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न देखा कि उत्पत्ति कब हुई थी ब्रह्मांड की? तो 15 अरब वर्ष पूर्व। हमारी पृथ्वी, हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति कब हुई? तो वह 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, और मंदाकिनी आकाश गंगा की आयु कितनी है? तो यह 12 वर्ष पूर्व है, 12 अरब वर्ष है। ठीक है, तो इस तरह ये फैक्ट जो रटने वाले हैं हमें याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ब्रह्मांड के संचालन हेतु गुरुत्व का जो कार्य है वह कौन करता है? तो वह है कौन सा? ब्लैक होल। ठीक है, जिस प्रकार जो है सौरमंडल के संचालन करने के लिए गुरुत्व का जो केंद्र होता है वह कौन होता है? तारा होता है। जैसे हमारे सौरमंडल का क्या है? सूर्य, वह एक गुरुत्व का केंद्र कार्य करता है। उपग्रहों के लिए गुरुत्व का केंद्र जो है ग्रह करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ब्रह्मांड के संचालन हेतु जो गुरुत्व का कार्य करता है वह कौन है? ब्लैक होल है। ठीक है, ब्लैक होल से ऊर्जा किस रूप में विसर्जित होती है? तो ब्लैक होल से यक्ष किरणों के रूप में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है कि जो ब्लैक होल है उससे किस प्रकार की ऊर्जा? तो यक्ष किरणों के रूप में। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी की किस भुजा में अवस्थित है? तो हमारा जो सौरमंडल है मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। ठीक है, और अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक तारा कौन सा है? तो सबसे नज़दीक जो है तारा सूर्य है। और सौरमंडल से सर्वाधिक नज़दीक तारा कौन सा है? तो वह है प्रैक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, अगर पृथ्वी से पूछा जाए कि पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक कौन सा है? तो सूर्य है। और हमारे सौरमंडल से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो वह प्रैक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी के सबसे नज़दीक स्थित आकाश गंगा है। ठीक है, तो हमारी आकाश गंगा या मंदाकिनी के सबसे नज़दीक कौन सी आकाश गंगा है? तो वह एंड्रोमेडा है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक जो है कौन सा तारा है? तो वह क्या है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। और जो सबसे नज़दीक हमारी आकाश गंगा की आकाश गंगा है उसे नाम है क्या? एंड्रोमेडा। ठीक है, और अगला जो प्रश्न है, क्वासर्स क्या है? तो यह एक प्रकार का तारावत या क्वासी स्टेलर रेडियो स्रोत है। ठीक है, तो एक तारावत जो है रेडियो स्रोत होता है क्वासर्स जो है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आज का हम आखिरी प्रश्न देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम प्रश्नों को देखते चलेंगे। तो प्रश्न है कि आकाश गंगा मंदाकिनी के किस भुजा में नए तारे का निर्माण करता है? ठीक है, तो यह है तीसरे भुजा में जो है नए तारों का जन्म देता है। ठीक है, तो आकाश गंगा मंदाकिनी के किस भुजा में नए तारों का? तीसरी भुजा में निर्माण करता है। ठीक है, तो आकाश गंगा से कितने प्रश्न बन गए? आकाश गंगा के सबसे जो नज़दीक आकाश गंगा है हमारी आकाश गंगा के, तो वह है एंड्रोमेडा। आकाश गंगा का जो है हमारी जो आकाश गंगा मंदाकिनी है उसका आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार है। ठीक है, और हमारी आकाश गंगा में जो है जो हमारा सौरमंडल स्थित है तो वह किस में है? वह मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। ठीक है, तो ये सब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लोगों ने डिस्कस किया। और अगर आप लोगों को ये श्रृंखला अच्छी लगे तो आप लोग कृपया जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इसमें चाहते हैं कि कुछ और सुधार की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप कमेंट करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।